हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का। अब तक हमने सारी बातें कर ली जो इस चैप्टर में हमें करनी थी। अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो उन सारे फैक्टर्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उन सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है कहने का मतलब क्या है कि पूरे फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स होंगे वही क्या कर रहे होंगे, उन फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे होंगे। रॉ मटेरियल्स हमारे कौन कौन से थे यार? CO2 था, लाइट था, वाटर था, और यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाएगा जो अफेक्ट करेगा हमारे फोटोसिंथेसिस को। वो कौन सा होगा? टेम्परेचर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब तक मैंने जो भी चीज चैप्टर के पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर कोई डाउट हो आपको तो आप लोग क्या है कि कमेंट सेक्शन में जाके #AskBio पे डाउट पूछ सकते हो। और क्या, अगर वहां भी नहीं पूछ पा रहे हो आप तो फिर अबाउट में जाइए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, तो ये थी थोड़ी सी प्रमोशन। अब चालू करते हैं क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक लॉ के बारे में। किसके बारे में? एक लॉ के बारे में। वो लॉ क्या था? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये जनाब क्या बोल रहे थे कि एक टाइम पे, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से हैं? लाइट भी है, CO2 भी है, टेम्परेचर भी और वाटर भी है। लेकिन ये क्या बोले कि एक टाइम पे एक ही फैक्टर क्या होगा? रेट कंट्रोलिंग होगा। किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का। एक टाइम पे एक ही फैक्टर रेट कंट्रोलिंग होगा फोटोसिंथेसिस का। और जो फैक्टर रेट कंट्रोलिंग फैक्टर होगा वो क्या है कि जो नॉर्मल अमाउंट, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन जो प्लांट को चाहिए होता है उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द टाइम क्या कि ओनली वन फैक्टर एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर या फिर कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो फैक्टर है वो क्या है कि अवेलेबल होना चाहिए इन द लोवेस्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल क्वांटिटी अवेलेबल टू द प्लांट्स। फिर मैं बोल रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, क्या कि ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? उन्होंने क्या बोला कि एक टाइम पे एक ही कोई फैक्टर रेट कंट्रोलिंग फैक्टर हो सकता है। किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का। और वो फैक्टर जो रेट कंट्रोलिंग फैक्टर होगा वो क्या है कि जो नॉर्मल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए उससे कम अमाउंट में वो होना चाहिए। क्या ये क्या बोलता है कि ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम act as rate controlling क्या है कि ओनली वन फैक्टर एक्ट एज अ रेट कंट्रोलिंग फैक्टर एट अ टाइम ड्यूरिंग किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो पर्टिकुलर फैक्टर क्या? एंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर available in lowest amount। इसमें इन लोवेस्ट अमाउंट एज कंपेयर टू किसके? लोएस्ट अमाउंट एज कंपेयर टू, या फिर इसको बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू, एज कंपेयर टू, या फिर विद रिस्पेक्ट टू normal quantity requirement, respect to normal quantity
रिक्वायरमेंट, नॉर्मल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा क्या यार, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एक बार मैं फिर बोल दूं आपको क्या कि according to this law only one factor at a time act as a rate controlling factor या फिर limiting factor for photosynthesis, or that particular factor available in lowest amount as compared to या फिर with respect to the normal quantity available to the plants। ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यार कि एक टाइम पे एक ही फैक्टर क्या है, रेट कंट्रोलिंग फैक्टर का काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रेट कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है कि जब नॉर्मल अमाउंट से कम है तब ये क्या कर रहा है कि रेट कंट्रोलिंग फैक्टर का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसका जो पार्टिकुलर फैक्टर है इसका क्या है कि बढ़ते जाए, अमाउंट बढ़ते जाए, तो क्या होगा कि एक टाइम पे जाके क्या होगा कि उसका जो एक लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा और उस लिमिट तक ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। लेकिन उस लिमिट से अगर आगे चला गया ये तो क्या करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करेगा। जैसे लाइट का एग्जांपल ले कि अगर लाइट का जो इंटेंसिटी है अगर वो इस लिमिट तक हो रहा है तो क्या है कि फोटोसिंथेसिस रेट का क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस लिमिट से ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। ठीक, तो आइए हम सबसे पहला फैक्टर कौन देखते हैं, लाइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला फैक्टर क्या है हमारा, लाइट। देखते हैं क्या, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम फोटोसिंथेसिस को शुरू कर रहे थे तो हम ये क्या बोल रहे थे कि लाइट के हेल्प से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो लाइट का इफेक्ट है ये क्या है, दो तरह से हो सकता है, एक क्वालिटेटिव इफेक्ट और एक क्वांटिटेटिव इफेक्ट। क्या क्या, एक क्या है, ये हमारा क्या है, क्वालिटेटिव इफेक्ट। कौन सा, क्वालिटेटिव इफेक्ट। ठीक, और एक दूसरा क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव इफेक्ट। ये क्वालिटेटिव इफेक्ट क्या है कि ये डिपेंड करता है ना कि उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, क्या कि इट रिलेट्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किससे रिलेट करता है ये, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि इट रिलेट्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट तो क्या है, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं ना कि इट रिलेट्स टू एक्सन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि हमने क्या है, एक्सन स्पेक्ट्रम को क्या बोला था कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या हम देख रहे हैं कि या तो फैक्टर वो अच्छे अमाउंट में हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर जाएगा, अगर वो फैक्टर ज्यादा हो जाए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। तो जब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या ये एक्सन स्पेक्ट्रम वाला ही चीज है, क्या एक्सन स्पेक्ट्रम। ठीक, दूसरा इफेक्ट क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव इफेक्ट होता है, बी। दूसरा इफेक्ट क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है यार, इट रिलेट्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। होगा क्या कि एक इंटेंसिटी, मान लो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है प्लांट को, मान लो कि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। क्या होगा, ये लिखा हूं मैं, रेट डॉट ऑफ पी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आरओपी का मतलब क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या जितना बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना बढ़ते जाएगा। जितना बढ़ाते जाएंगे का मतलब क्या है कि क्या हम लाइट का इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे क्या ऑलवेज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा ना, बिल्कुल नहीं। क्या होगा
कि जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा ना कि अगर वो एक रेंज क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा कि पिगमेंट्स का फोटो ऑक्सीडेशन होने लगेगा। जब मैं फोटो ऑक्सीडेशन पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था तो आपको क्या बोला कि जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा क्या होगा फोटो ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो यार ये चीजें एक दूसरे से लिंक है। आप अगर इसको लिंक करके सोचना चाहेंगे ना तो आपके लिए इजी होगा। ये फोटो रेस्पिरेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा आप लिंक करके पढ़ेंगे तो इसको बहुत फायदे में रहेंगे। तो क्या हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा एट सम एक्सटेंट, एट सम एक्सटेंट तक। ठीक, लेकिन क्या होगा कि फर्दर इंक्रीज इन, क्या है? फर्दर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। किसको? ये क्या करेगा कि डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यार ये फैक्टर क्या है हमारा? लाइट का है। कौन सा? क्वालिटेटिव इफेक्ट और क्वांटिटेटिव इफेक्ट। इसको लिखेंगे फिर हम आगे बात करते हैं लाइट के बारे में। अब ये जो लाइट है ना, इस लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। कब? लो लाइट इंटेंसिटी कंडीशन में। क्या? कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? कैसा रिलेशनशिप होता है? लीनियर रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट, कब? एट लो लाइट सिस्टम। कब? लो लाइट सिस्टम में होगा। ठीक है, जैसे ग्राफ अगर हम बना के देखें, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ ऐसा जाएगा। कैसा? कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, जब क्या बोल रहे थे हम कि इसका जो फैक्टर है, जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, अगर वो लो अमाउंट में होगा तो क्या होगा? वो कंट्रोलिंग फैक्टर होगा या फिर लिमिटिंग फैक्टर होगा। क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद क्या है कि ये फैक्टर अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह जाएगा। इसके जगह पे कोई और फैक्टर क्या करेगा? लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। कोई और फैक्टर कहने का मतलब क्या है? वो CO2 हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, या फिर वो टेम्परेचर हो सकता है। मतलब इस ग्राफ से हमें ये समझना है कि जब उस पर्टिकुलर फैक्टर का कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कम होगा ना, तभी वो क्या काम कर रहा होगा? रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा होगा। ठीक है, ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अच्छे से वहां पे देख लेंगे। फिर इस ग्राफ के लिए एक और बात यूज होती है क्या? कि द पॉइंट एट विच, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है क्या? कि द पॉइंट एट विच रेट ऑफ क्या होता है कि ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें सीधे बोल देता है क्या कि वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके बराबर हो जाए? रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए। तो वहां पे क्या हो जाता है हमारा? कंपनसेशन पॉइंट हो जाता है। तो द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसको। तो ये जो कंपनसेशन पॉइंट होगा यार, यहाँ पे क्या होगा? नेट फोटोसिंथेसिस क्या होगा? 0 होगा। नेट फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना बन रहा है उतना टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिख लेंगे।
अब हम किसकी बात करेंगे यार, दूसरा जो हमारा फैक्टर है कौन सा, CO2, कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या था हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर है, वो क्या था वहां पे, ये भी हमारा क्या था, एक रॉ मटेरियल था। ये क्या है यार, ये भी क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। CO2 क्या है हमारा, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। कोई पूछे कि ऐसा मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, कोई आपसे पूछे कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, आप किसका नाम लोगे, CO2 का नाम लोगे। अगेन एक बार फिर से मैं वही बात इसके लिए भी बोलूंगा, क्या कि एक टाइम तक ये लिमिटिंग फैक्टर होगा, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन के ऊपर ये चला जाएगा तो क्या होगा, इसके जगह पे कोई दूसरा लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। वो कंसंट्रेशन के ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या है कि मान लो कि इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट है, सेचुरेशन पॉइंट इसका फिक्स है। जैसे मान लो कि C3 प्लांट में हम सेचुरेशन पॉइंट क्या देखते हैं कि 40 से 100 ppm होता है, या फिर उसको और तरीके से बोले तो क्या बोल सकते हैं कि 400 टू 450 क्या होता है कि माइक्रो लीटर होता है, ठीक। तो वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, वो सेचुरेशन पॉइंट होता है उसका। तो अगर वो उस सेचुरेशन पॉइंट से ऊपर चला जाएगा CO2 का कंसंट्रेशन, तो क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगा। मान लो कि 450 से नीचे है CO2 का, तो वो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, 450 तक गया। तो 450 तक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि जैसे ही वो 450 के ऊपर जाएगा, क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं आपसे बार बार कि लिमिटिंग जो फैक्टर होता है क्या है कि वो फिक्स नहीं होता है। अगर जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वही लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा, अगर उस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये चारों में से कोई ना कोई क्या है होते रहेगा। मान लो 3 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, चौथा का कम है, तो वो चौथा उस टाइम पे क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। एक साथ 2 लिमिटिंग फैक्टर कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है बात है इसमें कि जब लो CO2 कंसंट्रेशन होता है ना, तो दोनों प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, क्या कि एट लो CO2 ना तो C3 रिस्पॉन्ड करता है ना फिर C4, C3 C4 बोथ डजंट रिस्पॉन्ड ही नहीं देते। लेकिन एट हाई CO2 क्या है, दोनों में क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। फिर वही बात कि हमेशा इंक्रीज नहीं होगा, एक लिमिट तक इंक्रीज होगा। अगर हम सेचुरेशन पॉइंट की बात करें तो C3 का सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, C3 का सेचुरेशन पॉइंट CO2 के लिए, C3 का क्या होता है 450, ठीक, इतना होता है। और C4 का बात करेंगे, C4 का सेचुरेशन तो कितना होता है 360। ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ppm में बात करोगे अगर तो C4 का कितना होता है 8 से 10 ppm, कितना 8 से 10 ppm। लेकिन अगर C3 की बात करोगे तो कितना होता है 40 से 100 ppm। इसका मतलब क्या है यार कि C3 और C4 में कंसंट्रेशन का क्या है डिफरेंस हो रहा है, मतलब क्या है कि C3 प्लांट्स क्या है, उसका सिचुएशन पॉइंट क्या है ज्यादा है और C4 प्लांट का कम है। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कौन दे सकता है यार, C4, क्योंकि कम CO2 में भी क्या है इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि इसका सिचुएशन पॉइंट क्या है, कम है। क्या है सिचुएशन पॉइंट इसका, कम है, नोट करेंगे। एक और चीज यहीं पे लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल, कि कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। टोमेटो एंड बेल पेपर को क्या है कि CO2 इनरिच्ड एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, किसको, टोमेटो एंड बेल पेपर को क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं कहाँ पे, कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो इन CO2 इनरिच्ड। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कितना कंसंट्रेशन होता है, ठीक। ये लो लाइट पे दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करते, हाई लाइट पे दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं, ये क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। अगर आप इसका भी ग्राफ देखना चाहोगे, ये मिटा के मैं ग्राफ बनाता हूं, इसको लिख लेंगे आप।
यार हम जब ग्राफ देखते हैं ना, ग्राफ किसका, CO2 का और फोटोसिंथेसिस के बीच में, तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा C4 प्लांट है उसका कंपनसेशन पॉइंट और जो C3 प्लांट है उसका कंपनसेशन पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम ग्राफिकल प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या बोलते हैं, या फिर इसको यहाँ पे CO2 की बात हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट, क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। तो यही है हमारा ग्राफ, किसके बारे में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और CO2 कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। अगला फैक्टर हम क्या देखते हैं अब, टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है अगला हमारा, टेम्परेचर। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। देखो यार यहाँ से सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मेन क्वेश्चन तो तुम्हारा वहीं से आता है, केल्विन साइकिल से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, C4 पाथवे से और कैम प्लांट से, ठीक। यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, ठीक। मेनली आपको जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, नॉन साइक्लिक, C4 साइकिल, C3 साइकिल और कैम प्लांट्स का पाथवे, यही से मेजर क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक। और देखते हैं अगला फैक्टर, देखते हैं क्या, टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर अगला हमारा है, टेम्परेचर। बात करते हैं टेम्परेचर की। क्या है अगला फैक्टर हमारा, टेम्परेचर। देखो यार हमारा जो लाइट रिएक्शन था उसमें क्या है, कोई एंजाइम्स यूज हो रहे थे क्या, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन जो हमारा केल्विन साइकिल था, जो हमारा डार्क रिएक्शन था, वो क्या था, वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन था, उसमें एंजाइम्स का यूज हो रहा था। कौन थे वो एंजाइम, रुबिस्को का यूज हो रहा था। तो जो टेम्परेचर से मेजर इफेक्ट पड़ेगा ना किसी रिएक्शन पे, फोटोसिंथेसिस में, वो किस पे पड़ेगा, डार्क रिएक्शन में। मोस्ट इफेक्टेड, टेम्परेचर से जो मोस्ट इफेक्टेड होगा वो कौन होगा, मोस्टली डार्क रिएक्शन। मोस्टली डार्क रिएक्शन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि जो लाइट रिएक्शन है वो अफेक्टेड नहीं होगा, उसमें भी होगा लेकिन बहुत कम। लाइट रिएक्शन क्या होगा, बहुत कम। अच्छा ये जो डार्क रिएक्शन ये ज्यादा इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है हमारा, एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड एक्शन है ना, डार्क रिएक्शन क्या हो रहा है, एंजाइम से कंट्रोल हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये C4 प्लांट्स में क्या होगा यार, कि C4 प्लांट्स में हाई टेम्परेचर पे क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट्स में क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उनके पास टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट्स में क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना बढ़ते जाएगा ना, कोई एक लिमिट आएगा कि उस लिमिट पे जाके अगर वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। जब एंजाइम्स ही काम करना बंद कर देंगे तो क्या है, वो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये थी बातें किसके बारे में, हमारे टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, CO2 सॉरी वाटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। अब क्या है हमारा चौथा, क्या है चौथा हमारा, क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। क्या होगा कि मान लो कि हमारा जो स्टोमेटा है वो क्या कर रहा है कि रेगुलेशन कर रहा है किस चीज का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से रेगुलेट होता है, टर्जिडिटी की वजह से। किसके, टर्जिडिटी की वजह से। और वो टर्जिडिटी किसकी वजह से आता है, वाटर की वजह से। अगर मान लो कि प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या है कि टर्गर प्रेशर काम नहीं करेगा, टर्जिडिटी गार्ड सेल्स में डेवलप नहीं होगा। और जब टर्जिडिटी गार्ड सेल्स में डेवलप नहीं होगा तो क्या है कि CO2 का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। जब CO2 का एक्सचेंज ही बंद हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आएगा, क्या वाटर स्ट्रेस कंडीशन आएगा तो क्या होगा यार, यहाँ से
टर्जिडिटी कम, टर्जिडिटी कम हो जाएगा, मतलब क्या है कि स्टोमेटा क्लोज, और स्टोमेटा क्लोज हो गया मतलब क्या है कि CO2 कम हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा मतलब क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये वाटर का क्या है रिलेशन है। और क्या हो सकता है यार कि ये क्या वाटर स्ट्रेस क्या करता है ना कि प्लांट पे विल्ट कर देता है, विल्टिंग अकर्स मतलब कमजोर कर देता है, विल्टिंग अकर्स कमजोर कर देता है किसको, लीव्स वगैरह को क्या करता है ये कमजोर कर देता है। फिर ये क्या है कि सरफेस एरिया घटा देता है लीव्स का, क्या करता है कि रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, और इसके वजह से क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाता है, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो यार ये था हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस, आज हो गया ये कंप्लीट, और इसके साथ साथ आपका चल रहा रेस्पिरेशन। ठीक, अब मैं नया चैप्टर जो शुरू करने जा रहा हूँ वो कौन सा, 12th का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, कोई डाउट हो हैशटैग में जाए, कमेंट में जाए, हैशटैग आस्क बायोम पे डाउट पूछे, और अगर वहां भी नहीं पूछ पा रहे हो आप तो अबाउट में जाए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।